Hello everyone, I am Avijit Mudgal. I am first pro student at गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना. मेरे नीट 2023 में 642 मार्क्स आए थे एंड करेंटली आई एम परस्यूइंग MBBS. तो इस वक्त आपके 3 महीने से भी कम टाइम बाकी है नीट 24 एग्जामिनेशन के लिए, और सबसे बड़ी बात आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ हो गया है. तो अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, और उसके बाद देखिए एक थंब रूल होता है किसी भी एग्ज़ामिनेशन का, मेनली नीट एग्ज़ामिनेशन का, कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाए उस टाइम तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, और आपको अपनी प्रिपरेशन के जो टेस्ट हैं उसको फुल मार्क्स की तरह स्विच कर देना चाहिए. तो इस थंब रूल को फॉलो करिए. अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन गो अहेड, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा. और अगर आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी पहले अपना सिलेबस ख़त्म करिए. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपना सिलेबस ख़त्म किए बिना सीधा फुल टेस्ट जो होते हैं उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं जब आपके नंबर कम होंगे तो वो आपके कॉन्फिडेंस को गिराएगा, और बहुत सारे जो पेपर्स हैं वो भी एक तरीके के लिए आपके लिए वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको बाद में करेंगे तो वो उतना प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको नहीं देगा. तो सबसे पहली बात तो अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए. और सिलेबस ख़त्म करने से मेरा ये मतलब होता है कि आपका आपका जो कंटेंट है, NCERT बुक का कंटेंट है, वो पूरा होना चाहिए. आप जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं वो हो जाने चाहिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो थॉरो होने चाहिए हर चैप्टर्स के. डजेंट मैटर कि कोई चैप्टर में केवल 26 ही हों, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें केवल 30 है, 40 ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है. 30-40 है तो वो 30-40 क्वेश्चन ही करके रखो, क्योंकि नीट के अंदर भी जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं 30-40 क्वेश्चन में से फ्रेम होकर आएंगे. एग्जैक्ट PYQ नहीं आता, मगर वो PYQ की कभी वैल्यू चेंज होती है, तो कभी कोई एक चीज़ पूछी होगी, कभी कहीं पे दूसरी चीज़ पूछी होगी, इस तरीके से वेरिएशंस आते हैं. तो अब आपको इन 3 महीनों के अंदर क्या करना है? सबसे पहली बात तो मॉक टेस्ट आपको फॉलो करने हैं. एक भी मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है, मॉक टेस्ट करने ही करने हैं. अभी शुरू में आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप 2 दिन 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दें, पर जब आप अराउंड 20-25 डेज इस तरीके से कर लें तो आप फिर रोज़ रोज़ मॉक टेस्ट दे सकते हैं. और लास्ट में एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा, और आना भी चाहिए, कि जब आप एक एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट दे रहे हो. जब बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तो एक टाइम पे मॉक टेस्ट देते देते मज़ा आने लगता है. अब आपको इन 2 मॉक टेस्ट के बीच में क्या करना है? सबसे पहली बात तो आपको आपकी जो NCERT बायोलॉजी है वो धीरे धीरे रीड करते रहना है. 3 दिन के अंदर पूरी NCERT रीड करना बहुत ईजी नहीं होता है, यूनिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपकी मान लीजिए आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्लांट फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, और आपकी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस पार्ट को एक बार बस ब्रीफली देख लो. पर आप ऐसा करो जो 2 पेपर के बीच में गैप हो, उस पेपर के बीच में गैप में आपकी जो वीक यूनिट है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इकोलॉजी आपकी कमज़ोर है, या फिर आपकी टैक्सोनॉमी कमज़ोर है, तो उस पार्ट को आप देख लीजिए. या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप एक स्लाइड ओवरव्यू लेते जाइए हर एक चैप्टर का. मगर ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा. मेरे अकॉर्डिंग जब भी गैप के ड्यूरिंग आप कुछ यूनिट सेट करिए, उन यूनिट्स को पढ़ते जाइए. तो इससे क्या होगा ना, क्योंकि आपने पिछले 2 टेस्ट से पहले आप मान लीजिए आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ ली, आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ ली, तो वो आपका तैयार है. अगले टेस्ट के बाद आपकी टैक्सोनॉमी तैयार है. इस तरीके से आप यूनिट्स को रोटेट करते जाइए बायोलॉजी में. फिजिक्स के अंदर भी मैं ये कहूँगा एटलीस्ट फॉर्मूलाज हर चैप्टर्स के आपको हमेशा देखते रहना है. फॉर्मूला देखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आपकी जो NCERT की बुक होती है, NCERT की बुक की जो लास्ट में समरी होती है, वहाँ समरी एक बार देख लो. समरी से आपके जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई लॉ होगा या कोई बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट होगा वो उससे कवर हो जाएगा. और उसके बाद आपकी एक बॉक्स होता है जहाँ पे सारे फॉर्मूलाज और डायमेंशंस लिखे होते हैं, वो फॉर्मूलाज और डायमेंशन देख लो. तो इस तरीके से आप फिजिक्स को रिवाइज कर सकते हो क्विकली. पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो 2 घंटे के अंदर एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में. पर क्या होता है, क्योंकि आपने कोचिंग भी की है और आपके पास उसके भी नोट्स हैं, तो वहाँ भी आप बिल्कुल यही काम करो कि अगर आज आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लिया है तो फिर आपने फिर रे ऑप्टिक्स कर लिया है, आपने इस बार मैकेनिक्स छोड़ा है, तो आप इस बार क्या करो, मैकेनिक्स को अपनी पुरानी नॉलेज के ऊपर कर लो, या आपने जो फॉर्मूलाज देखा है उसके ऊपर कर लो, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तब कर लो. और बाद में जब आप अगला मॉक टेस्ट हो जाए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे आपने मैकेनिक्स देख ली, फिर आपने आगे चल के हीट देख ली. इस तरीके से आप वेरी करते करते कर सकते हैं. बिल्कुल यही चीज़ केमिस्ट्री के अंदर भी करनी है. और केमिस्ट्री के अंदर मैं कहूँगा, केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी PYQ बेस्ड ही ज़्यादा आती है. आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT बेस्ड ज़्यादा आती है. तो यहाँ ज़्यादा फोकस आपको PYQs के ऊपर देना है और रिएक्शंस के ऊपर देना है. आई थिंक रिएक्शंस करने का जो बेस्ट सोर्स है वो आपके NCERT बुक के कन्वर्जन रिएक्शंस है. अगर आपको टेस्ट करना है कि आपको किसी भी एक चैप्टर के सारे रिएक्शंस आते हैं या नहीं, तो आप NCERT बुक में जाइए, वहाँ पीछे कन्वर्जन्स दिए हैं, वो सारे के सारे कन्वर्जन कर लीजिए. और वो कन्वर्जन्स करने के बाद आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, आपके सारे रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगे. अगर आपसे सारे कन्वर्जन्स हो रहे हैं, इसका मतलब आपको सारे के सारे जो रिएक्शंस है उसके चैप्टर के आते हैं. रिएक्शन की कॉपी आई थिंक सब लोगों ने बनाई ही होगी, पर अगर आपने रिएक्शंस की कॉपी नहीं बनाई है तो अभी भी आपके पास में टाइम है. आप एक कॉपी उठाइए, रफ कॉपी उठाइए, उसमें एक पार्ट को डेडिकेट करिए, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस लिख दीजिए. फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं,
और इसके साथ में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हाईलाइटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपने भी पढ़ते पढ़ते रियलाइज़ किए होंगे। इनऑर्गेनिक में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते जाइए। इनऑर्गेनिक में भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग है या फिर पीरियोडिक है, ये तो पूरे कंसेप्ट बेस्ड है। इसमें अगर आपने रिवीजन जो है वो रिवीजन आप बस आप उन क्वेश्चंस का अगर कर ले जिसमें आपके PYQs गलत हुए तो भी चल जाता है। पर जो ब्लॉक केमिस्ट्री है उसमें थोड़ा सा रिवीजन चाहिए होता है, तो ब्लॉक केमिस्ट्री बीच बीच में देखते रहिएगा। एक चीज़ जो कॉमन कहूँगा मैं हर सब्जेक्ट के लिए इस टाइम में, वो ये है कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, उन गलत जो आपके गलत हुए हैं या गलत होते रहते हैं उनको हमेशा देखते रहो। PYQs से हमेशा गुजरते रहो। और आपने अभी तक बहुत सारे पेपर्स दिए होंगे, पार्ट टेस्ट दिए होंगे, चैप्टर बेस्ड टेस्ट दिए होंगे, तो इस तरीके के जितने भी पेपर्स हों इनके अंदर आप देखते रहिए कि आपके जो जो क्वेश्चंस गलत थे अब आप उनको सही कर पा रहे हैं या नहीं। या तो बहुत सारे बच्चों ने एक फ़ाइल बनाई होती है जिसके अंदर उनके सारे पुराने पेपर्स होते हैं जिसमें रॉन्ग आंसर मार्क्ड होते हैं, पर अगर नहीं है तो उन सारे पेपर्स को करेक्ट करो और उन सारे पेपर्स को करेक्ट करके एक फ़ाइल में बनाओ। और वो जो फाइल है उसके अंदर आप हमेशा देखते रहो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो गलत है, और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे उनको वापस से सॉल्व करो, उनको रिवाइज करते रहो। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो वो कंसेप्ट आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। इस मूवमेंट पे एक और फैक्टर ये आता है कि हम किस तरीके से अपनी कोचिंग का इस्तेमाल करें इन लास्ट मोमेंट्स में। तो सबसे पहली बात जो समझने वाली है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, आप अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं या आप कहीं से पेपर्स डाउनलोड कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी आपके जो कोचिंग के अंदर पेपर्स होते हैं उन पेपर्स को कभी मत छोड़ो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो या पेपर डाउनलोड कर रहे हो तो आप अपने घर पर बैठ के दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट के अंदर आप पेपर दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग है और बहुत ही फ्रेंडली एनवायरमेंट है। पर जब आप कोचिंग में जाते हैं वहाँ पर जाके आप पेपर्स देते हैं तो उसका एक पहली बात तो आपका वो 2 से 5-20 वाला टाइम बनता है। उसके साथ में क्या होता है, सेंटर पे जाते हो, थोड़ी देर वेट करते हो, पेपर बटता है, तो वो जो एक एंग्जाइटी होती है कि अब जब पेपर आपकी क्लास में आ जाता है पर आपको बटा नहीं होता है, उस पॉइंट पे डील कैसे करना है, उस पॉइंट पे खुद को मैनेज कैसे करना है। एक बात और है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में आपका जो रिजल्ट है वो आपके पास आने वाला है, मगर जब आप अपनी कोचिंग का पेपर देते हो तो कहीं ना कहीं मन में आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही होती है कि मेरा रिजल्ट उस जगह पर लगेगा जो भी मैं पेपर अपना दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ, जहाँ पे मुझे जाना है। इस तरीके से मुझे अपने टीचर्स को फेस करना है, मुझे अपने बैचमेट्स को फेस करना है। इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रेशर के अंदर भी हमारा जो परफॉर्मेंस होता है ना, मेरे अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस एनहांस होता है। भले ही डर के पेपर करते हो मगर पेपर अच्छे से करते हो। तो एट लास्ट अगर मैं समराइज़ करूँ, पेपर्स करने हैं, रिविजन करना है, पैनिक नहीं करना है, कोचिंग को अच्छी तरीके से यूज़ करना है, PYQs करने हैं, जल्दी जल्दी NCERT करनी है, एंड दैट्स इट, सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।